तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसका। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 3 का मेजर पेपर 4, सेम 3 मेजर पेपर 4। ठीक है। नेक्स्ट, इस सेमेस्टर में आपके कौन कौन से पेपर होंगे ये सब आपको मालूम है ना। चलिए और एक बार बता देता हूँ। मेजर पेपर 4 होगा, टोटल 6 गो पेपर होगा। मेजर पेपर 5, ये 2 गो ऑनर्स पेपर हो गया, मेजर 4 और 5। एक माइनर पेपर रहेगा। ठीक। ये तीनों मेजर माइनर, ये जो 3 गो है ये 100 मार्क्स का है, जिसमें 25 नंबर का इंटरनल और 75 नंबर का एक्सटर्नल। ठीक है। एक रहेगा आपका सेक पेपर, ये रहेगा 75 मार्क्स का। ठीक, जिसमें एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव। एक रहेगा आपका एमडीसी। एमडीसी में मैक्सिमम लोगों ने ह्यूमन राइट्स को रखा है। एमडीसी पेपर ये भी आपका 75 मार्क्स का रहेगा। 5 गो पेपर हो गया। एक रहेगा एईसी पेपर। ठीक है। तो ये सब मिला के आपका कितने मार्क्स का होता है, ये सब मिला के हो जाता है आपका कितना जी, ये सब मिला के टोटल 500 मार्क्स का हो जाता है। ठीक। और 6 गो पेपर होता है। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो मेजर पेपर 4, इसमें क्या पढ़ना है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति, मतलब भारतीय सरकार और राजनीति। ठीक। चलिए, तो इसके अंतर्गत 4 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट 1, इसमें आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारत का संविधान के बारे में, और फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़, मतलब कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के बारे में। फिर यूनिट 2, जिसमें आपको पढ़ना है यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। ठीक है। यूनिट 3 में पढ़ना है आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, और कुछ भी संशोधन होगा भारतीय संविधान में तो किस तरह से किया जाएगा ये पढ़ना है। यूनिट 4, इसमें पढ़ना है आपको कि इशू इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारत का जो राजनीति है इसमें क्या क्या मुद्दे हैं, जिसमें जातिवाद एक मुद्दा है, एक धर्म का मुद्दा होता है। ठीक। एक भाषा संबंधी मुद्दा है, एक नक्सलवाद मुद्दा है। ये पढ़ना है पूरा का पूरा सिलेबस में। तो ओवरव्यू हमने जान लिया। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन आंसर करते जाते हैं। देखिए, यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम लोग शॉर्ट आंसर को ही डील करेंगे पहले। ठीक है। और आप वीडियो में बने रहिए, एक एक करके हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे। मैं छत के ऊपर में हूँ, सीट का रूम है, गर्मी का दिन है, लेकिन पढ़ाई एक तपस्या है और तपस्या करके ही पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, एसी के रूम में, कूलर के रूम में पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा तो फिर क्या होगा। मतलब एसी तो मेरे पास है ही नहीं, कूलर भी नहीं है, पंखा है। पंखा के साउंड में पढ़ाऊँगा तो साउंड क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। चलिए, इसलिए छत के ऊपर मैं आ जाता हूँ आप लोग का क्लास लेने के लिए। खैर, क्लास शुरू किया जाए। और हाँ, ये जो सेक पेपर है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, डेली पढ़िएगा। ठीक है। मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ और ऐप पे सारा पीडीएफ अपलोड है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या क्या है बताइए। ठीक है। देखिए, भारत का जो संविधान है, सबसे पहले संविधान का नाम लेते हैं तो एक चीज़ आता है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। ठीक, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू होता है पूरे भारत में। इसी कारण 26 जनवरी का हम लोग पूरे भारत में गणतंत्र दिवस, ठीक है, रिपब्लिक डे मनाते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, मतलब थे, अभी 470 प्लस है। 8 अनुसूचियाँ थीं, अभी 12 हो गई हैं। और 18 नहीं 22 भाग था, अभी 25 हो गया है। ठीक। ठीक है। हाँ, इसकी विशेषता ये है कि यह लिखित है और इतना बड़ा है कि विश्व में इसके टक्कर का कोई संविधान नहीं है। ठीक है, विस्तृत संविधान है। संघीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, गणतंत्रात्मक स्वरूप देश का, और भारत में संघीय व्यवस्था एकात्मक झुकाव भी देखा जा सकता है। ये सब इसकी विशेषता है। ठीक है। और संविधान के बारे में और क्या जानिएगा, तो यह संविधान विश्व के अलग अलग देशों से अच्छी बातों को लिया गया है इस संविधान में। ठीक है। चलिए, और ज़रूरत पड़ने पे इस संविधान को बदला भी जा सकता है, ये भी इसकी खासियत है। ये सब विशेषता लिख दीजिएगा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? प्रेम्बल। व्हाट इज द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए, प्रस्तावना संविधान की आत्मा कही जाती है। प्रस्तावना मतलब परिचय, ठीक। तो भारतीय संविधान का जो परिचय है उसे आत्मा कहा जाता है, जो इसके उद्देश्य और आदर्शों को व्यक्त करती है। ओके, यह भारत को सार्वभौमिक, ठीक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है तथा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सुनिश्चित करने का वचन देती है। ठीक है, आपने पढ़ा भारतीय संविधान का प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र बनाने हेतु वचनबद्ध है। इस तरह से एक लिखा है लंबा चौड़ा। ठीक है, वही है भारत का संविधान की प्रस्तावना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई है। ठीक है, और भाईचारा, बंधुत्व तो है ही। ये सब 42वें संशोधन में जोड़ा गया 1976 में। कब जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, इसके केशवानंद भारतीय केस 1973 में संविधान का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, और प्रस्तावना संविधान की दिशा और दर्शन स्पष्ट करती है। प्रस्तावना एक पेज का है और एक पेज से आप पढ़ के पूरे संविधान में क्या है इसका पता लगाते हैं। एक तरह से बोलते हैं ना कि सारांश पढ़ दिए, हाँ समरी, तो वही सारांश से समरी है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार क्या है? तो देखिए, मौलिक अधिकार एक है मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए बुनियादी अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में लिखा गया है, और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं इसमें। यह जो मौलिक अधिकार है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इसे समानता का अधिकार पहला अधिकार है। 6 गो मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार या संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, ठीक, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक कर्तव्य हैं। आप इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, पॉइंट वाट करके लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समानता का अधिकार, पॉलिटिकल साइंस, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिस इज मस्ट है कि आपको ये मौलिक अधिकार याद होने चाहिए, 6 के 6 एकदम कंठस्थ। ठीक है, कहीं पर भी जाएंगे तो आपको पूछेगा ऑनर्स क्या है? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा बताइए आपके 6 मौलिक अधिकार क्या हैं? ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं बताइए? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और ये अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं। इसको आपको याद करना ही होगा, रट लीजिए एकदम। ठीक है, मूलतः 7 अधिकार थे, परंतु संपत्ति का जो अधिकार है यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 1978 में 44वां संविधान संशोधन से हटा दिया गया, और अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, अनुच्छेद 32 में ये आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। मान लीजिए आपको कोई धर्म के नाम पे कहीं पे जाने से रोक देता है कि नहीं तुमको इस जगह घुसने नहीं देंगे, तुम दूसरा कास्ट का है मन। मान लीजिए आपको स्कूल घुसने से मना कर रहा है कि नहीं ये स्कूल केवल इस्लाम के लिए है, या फिर केवल हिंदुओं के लिए है, या फिर केवल क्रिश्चियनिटी के लिए है, तो उसके खिलाफ आप जो है कोर्ट में दर्ज कर सकते हैं मुकदमा। उसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। ठीक है, और आत्मा कहा गया है इसे अम्बेडकर जी ने। मौलिक कर्तव्य क्या है? देखिए, मौलिक अधिकार ज़्यादा पावरफुल है। मौलिक कर्तव्य हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ये चीज़ करें, और अगर नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारा फर्ज है एक तरह से। ठीक है, और मौलिक अधिकार मानना ही पड़ेगा, भले आप मौलिक कर्तव्य को ना मानें। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये हमारे पास, ठीक, कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं कहाँ से? रूस, रसिया का नाम सुने हैं? रसियन, ठीक है, एक बार बहुत फेमस हो गया था ना जी। चलिए कोई बात नहीं। रूस, जिसकी राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य नागरिक के नैतिक दायित्व हैं। हमारा ये दायित्व बनता है कि संविधान के भाग, ठीक है, भाग 4 का ए, जो कि अनुच्छेद 51A में लिखा गया है। ठीक है, इनमें संविधान का सम्मान, 11 गो मौलिक कर्तव्य है हमारा। संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, पर्यावरण संरक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, और राष्ट्र के लिए जब मुसीबत आए तो उसके लिए अपने को बलिदान कर देना। ठीक है,
तो इस तरह से टोटल जो है 11 गो है। ठीक, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, अभी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो ये सब क्या है, ये मौलिक कर्तव्य है। सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं पे, सरकारी संपत्ति मिल गया, ठीक है, स्कूल का कुछ भी तो सामान क्या आप छोड़ देते हैं? नहीं, वो आप उठा के घर लेते आते हैं, है ना। सरकारी संपत्ति की रक्षा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं जी। तो जो आदमी अंदर से ईमानदार है ना, वही सच्चा देशभक्त है। ठीक, ट्रेन में जा रहे हैं, टीटी को देखे भाग रहे भाग रहे भाग रहे ठीक है, तो ट्रेन में जा रहे हैं तो आपको फर्ज बनता है कि आप टिकट कटवाएं हैं। अच्छा, तो आप बोलिएगा वाह रे वाह, नेता लोग का फर्ज नहीं बनता है कि हमारा देश को अच्छा से ट्रीट करें? तो बोलिएगा हाँ, ये तो बात सही है। तो ये सब कहने के बात है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य वगैरह, जैसे को तैसा, बात मेरा समझ रहे हैं ना। हाँ, तो जैसा का तैसा, जैसा देश वैसा भेष आपको बनना पड़ेगा। बोलिएगा नहीं हम तो ईमानदार रहेंगे, तो घंटा कुछ नहीं होगा उससे ठीक, ईमानदार रहेंगे, ईमानदार रहिए लोगों के प्रति। गवर्नमेंट जब आपको जुल्म करे तो आप भी, कर्तव्य बनता है क्या, हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से। चलिए, लेकिन आम आदमी के लिए आप हमेशा ईमानदार रहिए, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, अब जो है हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कब से? 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद से हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये कर्तव्य नागरिक के जिम्मेदार बताए जाते हैं या बनाए जाते हैं। अब आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या है? डीपीएसपी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोलते हैं भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डीपीएसपी क्या होता है भैया, थोड़ा बताइए। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, ठीक है। पहले 12 से 35 तक क्या आता है? तो 12 से 35 तक आता है मौलिक अधिकार। फिर 36 से 51 तक क्या आता है? 36 से 51 तक आ जाता है हमारा मौलिक कर्तव्य। इसी तरह से टोटल 470 का अनुच्छेद है, ठीक है। तो सॉरी, मौलिक कर्तव्य बोलता हूँ, डीपीएसपी आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। यानी कि एक राज्य को अपने नागरिक, नागरिक मतलब जनता, आम आदमी, एक राज्य में जो आदमी रहता है उसके राज्य के सरकार को ये कर्तव्य है कि वह अपने जनता को ये सुविधाएं दे। ये कौन कौन सुविधाएं हैं, चलिए जानते हैं। तो इनका उद्देश्य सामाजिक समानता, आर्थिक अवसर, राजनीतिक समानता, न्याय स्थापित करना है, ये राज्य का काम, ठीक है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते, लेकिन शासक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं और ये प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और मिनवा मिल केस 1980 में इसका महत्व पुनः स्थापित किया गया, ठीक है, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी अपने राज्य को कल्याणकारी बनाने का एक काम करता है, यानी कि अपने राज्य के नागरिकों को ये सुविधाएं देने का काम करता है, ओके। अभी सब के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। राष्ट्रपति के मुख्य काम क्या क्या हैं, ठीक। आपको मालूम है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भारत का संविधान का प्रमुख होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक। उसे कार्यों में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और आपातकालीन शक्तियाँ मिली हैं, ठीक। यानी कि वो एग्जीक्यूटिव पावर रखता है, वो लेजिस्लेटिव पावर रखते हैं, वो न्यायपालिका यानी कि जस्टिस का पावर रखते हैं, और एमरजेंसी पावर सबसे इम्पोर्टेंट है, देश में आपातकाल घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति, और पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। पढ़ा लिखा एक भी क्लास नहीं हो फिर भी चलेगा, लेकिन उम्र 35 साल होनी चाहिए। वह अनुच्छेद 352, 56 और 60 के तहत राष्ट्र में आपातकाल घोषित कर सकता है। अगर देश में कोई संकट आ गया, बाहरी आक्रमण, तो 352 लगा सकता है और पूरे देश में इमरजेंसी पावर लगा सकता है। इमरजेंसी पावर लगाने से क्या होगा भैया? तो इमरजेंसी पावर लगेगा तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक। मतलब पूरी तरह से राष्ट्रपति का नियम कानून चलेगा, और झारखंड पुलिस और स्टेट पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, समझ रहे हैं? हाँ, 352, 56 क्या है? तो 356 अगर राज्य में किसी प्रकार की अराजकता फैल जाती है
तो राज्य में जो है केवल उस राज्य में आपातकालीन राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। जैसे कि झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू अभी तक हो चुका है। ठीक। 360 क्या है, अगर देश में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाता है तो भी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ओके, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, और हमारा जो संविधान सॉरी सांसद बनता है वो सांसद 3 अंगों से मिलके बनता है। सांसद किससे किससे मिलके बनता है? सांसद हमारा जो बना है लोकसभा, ठीक, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलने से हमारा भारतीय सांसद बनता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। समझ गए बाबू? बिल्कुल। अच्छा, बबुनी भी ना, बबुआ के साथ साथ बबुनी भी देख रही है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है? प्राइम मिनिस्टर बनिएगा? चलिए, आप लोग नहीं बनिएगा, हमको बना दीजिए। प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक कार्यकारी है। देखिए, राष्ट्रपति जो है ना, प्रमुख देश का प्रथम नागरिक है, लेकिन जब इसी तरह से कुछ माहौल होता है कि देश में प्रथम नागरिक बाप है, मान लीजिए घर का फैमिली बाप है, लेकिन बेटा बड़ा है, तो मेन पावर किसके पास है? बेटा के पास। बेटा कमाता है, ठीक। तो राष्ट्रपति देश का बेटा है, और सॉरी, राष्ट्रपति देश का बाप है और प्रधानमंत्री देश का बेटा है। तो मेन पावर प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख है। प्रधानमंत्री भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। ओके, और वह मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, ठीक, नीतियाँ बनाता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है कि बाप ऐसा ऐसा कर, बुझले। तो उसको सलाह देता है, एडवाइस देता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। अल्टीमेट डिसीजन तो राष्ट्रपति ही देते हैं, लेकिन पूर्ण वो जो डिसीजन होता है वो प्रधानमंत्री का ही होता है, केवल नाम राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। इवन जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईसीएस, जितने भी हैं, ठीक है, फलना ढीम का सब, आईएफएस वगैरह, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस, सब, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, पोस्टल सर्विस, ठीक है, 24 को होता है। उन सभी का भी नियुक्ति, जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं उन सभी का नियुक्ति भी राष्ट्रपति अपने हाथों से करते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 75 के तहत इसका उल्लेख है। प्रधानमंत्री शासन का सबसे प्रभावशाली पद है, ठीक है, राष्ट्रपति। अच्छा, बोलिएगा भैया, उन लोग को जो जैसे बोलें कि आईएएस वगैरह का जो नियुक्ति पत्र मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर, वो राष्ट्रपति देते हैं, तो राष्ट्रपति देते तो क्या हुआ, आप आईएएस बन जाइएगा? देखिए, वो ये मत सोचिएगा कि राष्ट्रपति आपको याद रखेगा, नहीं नहीं, समय ही नहीं है उसके पास। ठीक है, आप उसके लिए कुछ नहीं है, बस वो एक ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, नाम मात्र के लिए, कोई भी ज्वाइनिंग लेटर दे देगा, लेकिन ये फ़र्ज भारत में राष्ट्रपति को दिया गया है ताकि वो अपने आप में प्राउड फील करें। ठीक है, कि आई एम अ सिविल सर्वेंट, ठीक है, मैं एक सिविल सेवक हूँ। तो उसी के जरिए वो घमंड करने लगते हैं, फिर वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंस जाते हैं। फिर घोटाला आता है कि ये आईएएस ऑफिसर ने इतना लाख का, इतना करोड़ का घोटाला कर दिया, ये पुलिस ऑफिसर ने। तो कई कई इतना मेंटल प्रेशर हो जाता है सिविल सर्वेंट के पास, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट मैक्सिमम जो होते हैं वो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब का, मुझे मालूम है। ठीक है, मैं खुद आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा था, अभी बाद में लगा कि नहीं छोड़ो यार, आईएएस वगैरह नहीं होगा, छोड़ छाड़ दिए और फिर अपना टीचिंग लाइन में कदम बढ़ाए हम। तो ये जितना भी गवर्नमेंट जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह, मेंटल प्रेशर इतना होता है ना कि फट जाएगा दिमाग। ठीक है, अगर आप झेल नहीं पाएंगे तो सुसाइड तक आदमी कर लेता है। सुने होंगे कि आए दिन ये आईएएस ऑफिसर, ये पुलिस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया, खुद को गोली मार लिया, या फिर सुसाइड लेटर लिख के, मतलब अजीब अजीब आपको सुनने को मिलेगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये बहुत आराम का काम है, वरना उसके बाद पता लगेगा। सबसे बेस्ट क्या है बताएं? सबसे बेस्ट जीवन में अगर आपको हैप्पी लाइफ चाहिए, ठीक है, तो अपना बिजनेस है सबसे बेस्ट। सेकंड नंबर पे आपको टीचिंग लाइन मिलेगा, थर्ड नंबर पे आपको मेडिकल जॉब मिलेगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है आपका अपना बिजनेस, उसके आगे और कोई नहीं, आईएएस आईपीएस प्रधानमंत्री भी नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस इज बिजनेस। टाटा रतन, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये सब प्रधानमंत्री और वो सब के सामने अगर रहेंगे ना खड़ा, प्रधानमंत्री पहले बैठेंगे, अभी अडानी बैठे रहेगा लेकिन प्रधानमंत्री खड़ा रहेगा। ठीक है, अंबानी बैठे रहेंगे लेकिन वो खड़ा रहेंगे। तो एगो देखा था कि सब कोई खड़ा हो गया,
सब कोई, लेकिन गौतम अडानी बैठा हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर खड़ा है, मतलब हर आदमी खड़ा होगा, लेकिन बिजनेसमैन खड़ा नहीं होगा। अरे वहाँ में गया तो होगा प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन बिजनेसमैन का अपना एक रुतबा होता है। चलिए, मैं चाहता हूँ कि अगर आप तेज़ हैं, ठीक, तो गवर्नमेंट जॉब करें, अगर आप जीनियस हैं तो आप बिजनेस करें। चलिए, और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ठीक है, तो दोनों कीजिए। खैर, वो सबकी बात, कुछ ना कुछ कीजिए, आप भी स्किल का भी काम कर सकते हैं, लेकिन बैठे मत रहिए गवर्नमेंट जॉब के भरोसे। लोकसभा क्या है, चलिए जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, मेरा कहना है कि पढ़ाई लिखाई पढ़ो, लेकिन सीरियसली मत पढ़ो। तो 20 मिनट का ब्रेक, मतलब 20 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे हम लोग, ठीक है, और आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। कहाँ जाइएगा जी, हैं कहीं नहीं ना जाना आपको हिरोशिमा नागासाकी मिसाइल फोड़ने। तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, आइए टॉयलेट वगैरह करके, खाना वाना पी के, पानी वानी पी के हम भी आते हैं। वीडियो को रोक दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा क्या है, ठीक है। तो देखिए, मैंने बताया था कि सांसद जो है हमारा, सांसद इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट, ये 3 भाग से मिलकर बना है। इसमें आता है हमारा लोकसभा एलएस, राज्यसभा, ठीक, और तीसरे कौन है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलके भारतीय संसद का निर्माण करते हैं, इंडियन पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। लोकसभा क्या है, लोकसभा जो है, प्रधानमंत्री का जब भी चुनाव होता है तो हम लोग किसको वोट देते हैं, एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शॉर्ट में बोलते हैं एमपी, हिंदी में बोलते हैं सांसद। तो ये जो सांसद होते हैं ना, ठीक है, सांसद लोग, जहाँ पे इनका ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है सांसद भवन, ठीक, लोकसभा सांसद भवन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लोकसभा, ठीक है। और लोकसभा, अगर आप एमपी बनना चाहते हैं, ठीक है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, अगर आप एमपी बनना चाहते हैं यानी कि सांसद बनना चाहते हैं, तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक, 25 वर्ष है तो आप एमपी में खड़ा हो सकते हैं, एमएलए में भी खड़ा हो सकते हैं। एमएलए में खड़ा होइएगा तो लीडर बनिएगा, जिसको विधायक बोलते हैं, वो राज्य का होता है। एमपी जो है देश के लिए काम करता है, ठीक। और एमपी जितने भी होते हैं, उन्हीं में से कोई एक एमपी क्या बनता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। और उन्हीं में से कोई एक एमपी बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं में से कोई एमपी बनते हैं फॉरेन मिनिस्टर, तो कोई रक्षा मंत्री, तो कोई गृह मंत्री, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो एमपी में ही कैबिनेट का निर्माण होता है, कोई शिक्षा मंत्री बन गया, कोई उद्योग मंत्री बन गया, कोई कृषि मंत्री बन गया। तो मंत्रियों के समूह को कैबिनेट कहते हैं, समझ गए। और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। और एक होता है राज्यसभा सांसद, राज्यसभा, राज्यसभा का जो इलेक्शन होगा ना, वो पता नहीं चलेगा आपको। कुछ दिन पहले, आज से 3-4 दिन पहले, झारखंड में इलेक्शन चल रहा है, मतलब जब जून हो रहा है, 10 जून के आसपास, तो राज्यसभा के सांसद का चुनाव चल रहा है। राज्यसभा में अगर आप सांसद बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। कितना, 30 वर्ष, हाँ, 30 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। और यहाँ पे 5 साल के लिए नहीं, 6 साल के लिए आपको चुना जाता है। कौन चुनता है, आम आदमी नहीं। एमपी जो होता है, लोकसभा सांसद, जब प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है उसको आम आदमी चुनता है, लेकिन राज्यसभा जो सांसद होता है, इसको आम आदमी नहीं चुनता है, इसको एमएलए लोग चुनता है, एमएलए, ठीक। और उस राज्य के एमएलए और उस राज्य के जो एमपी होते हैं, ठीक है, वो सब मिल के इसको डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा हमारा राज्यसभा सांसद। और वो, इसमें आम आदमी को पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है इस इलेक्शन में, राज्यसभा सांसद के इलेक्शन में, ठीक है। केवल लोकसभा सांसद में आपको जो है आम आदमी चुनाव देता है, वोट देता है। तो लोकसभा संसद का निचला सदन है, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ठीक। और जिसे जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। अच्छा, बोलिएगा भैया लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है फिर। तो देखिए, कोई भी सबसे पहला जो कानून है वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में पहला, मान लीजिए कोई कानून बनाए तो लोकसभा में गया, वहाँ पे बिल पास हो गया, अब राज्यसभा में जाएगा, ठीक। राज्यसभा में बिल पास हो गया, तब जाएगा ये राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति में भी बिल पास कर दिया, यानी कि लोकसभा का, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ने बिल पास कर दिया, तब यह बन जाता है एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कानून, ठीक है। तो कोई भी कानून बनेगा तो सबसे पहले लोकसभा जाएगा, फिर राज्यसभा उसको देखेगी कहीं इसमें कुछ कमी तो नहीं है, और उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए, तब जाके ये कानून बना भारत में, समझे। तो लोकसभा, राज्यसभा और सांसद का काम होता है कानून बनाना।
ओके। लोकसभा संसद का निचला सदन है जिसे जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। यह विधायी कार्य, ठीक है, बजट पारित करने, सरकार को उत्तरदायी बनाने का कार्य करती है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अधिकतम जो लोकसभा सदस्य हैं वो 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में 543 को है। निर्वाचित मतलब आम आदमी के द्वारा इनको चुना जाता है, ठीक। और इनका काल 5 साल का होता है। बाकी मैंने और डिटेल में आपको बता ही दिया, ठीक है। झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 14 सीटें हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में भी बता दिया है। अच्छा, लोकसभा जो है ना उसको तोड़ा जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। भंग किया जाएगा तो फिर से इलेक्शन होगा, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। और जो लोकसभा होता है वो सब के 543 मेंबर का इलेक्शन एक साथ होता है, लेकिन राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसका इलेक्शन 250 को मेंबर होता है राज्यसभा में, 250 को सांसद होते हैं। इसमें का 1/3, ठीक है, 1/3 मतलब इसको 3 भाग में बांट दीजिए, कितना आएगा? तो 3 भाग में बांटिए, 3 8 24, 3 8 24, ठीक। और यहाँ पे फिर आएगा 3 3 9, ठीक, 9 8 9 3 27, नहीं यार, 3 8 24, तो एक आ गया, 3 3 9, 89, 9 18 9 3 27, 270, 5 250, 3 5 15, 3 4 3 7 21, 3 8 24, हाँ, 1 3 3 9, 89 सीट होता है, देखिए ना। तो 250 को 3 भागों में बांटिए, ठीक। तो कितना आ जाता है हमारा? 3 8 24, और यहाँ पे 3 3 9, और एक बच जाता है। तो राज्यसभा में जो है ये कितना, 12, शायद 12 को जो मेंबर रहते हैं वो निर्वाचित रहते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाता है इसका, जो भी है, तो मतलब जितना भी सीट है उसका 3 भाग में 2 भाग, मतलब जैसे मान लीजिए हम इसको मोटा मोटा लेते हैं कि 300 सीट है, ठीक। तो इसमें 100 सीट जो रहेगा, हर एक 2 साल में चुनाव होगा 100 सीट का, ठीक है। मतलब 200 सीट हमेशा इसका फुल ही रहेगा। और जब खाली इलेक्शन होगा तो एक बार में 200 का 2100 का इलेक्शन होगा, 1/3 भाग का ही इलेक्शन होता है प्रत्येक 2 साल में, ठीक है। इसलिए इसको भरा पूरा परिवार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राज्यपाल के कार्य क्या क्या हैं? तो राष्ट्रपति के कार्य हम लोगों ने जान लिया, नियुक्ति वगैरह कराते हैं, ठीक है, कानून बनाते हैं, आपातकालीन शक्ति है उनके पास। और किसी को अगर मृत्यु दंड मिला है ना तो राष्ट्रपति क्षमादान भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति। अब राज्यपाल के बारे में जानते हैं। तो जिस तरह से देश में राष्ट्रपति है उसी तरह से राज्य में राज्यपाल है। राज्यपाल का वही संवैधानिक प्रमुख होता है, कहाँ का? राज्य का। वह राज्य सरकार के कार्यों की देखरेख करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं उसी तरह से राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और विधेयक को स्वीकृति भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है, ठीक। राज्यपाल राज्य का प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक। अब यहाँ पे जान लेते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, तो जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री हैं उसी तरह से राज्य में मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री राज्य का प्रमुख होता है, हालांकि राज्य का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है राज्यपाल, लेकिन मैंने बताया कि जिस तरह से राज्यपाल और राष्ट्रपति बाप के समान है और मुख्यमंत्री बेटे के समान, उसी तरह से यहाँ पे वास्तविक जो पावर है वो मुख्यमंत्री के पास रहता है, ठीक है। मेन पावर किसके पास रहता है? मुख्यमंत्री के पास। वह मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, नीतियाँ बनाता है, मतलब कि कानून बनाता है, ठीक है, नया स्कीम लाता है, राज्य के प्रशासन को चलाता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसका अनुच्छेद 164 में उल्लेख भी है, ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य के शासन का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। अब आ जाता है मंत्रिपरिषद। जिस तरह से कैबिनेट था सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, जो लोकसभा के मेंबर थे, अलग अलग मंत्री बनते हैं, उसी तरह से राज्य में भी अलग अलग मंत्री होते हैं ना, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री। तो इनको मंत्रिपरिषद कहते हैं, मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इसमें देखिए, मंत्रिपरिषद वह निकाय है जो सरकार की नीतियों को बनाता है और लागू करता है,
इसमें क्या क्या आते हैं, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है इसका, तो देखिए इसका उल्लेख अनुच्छेद 74 ठीक और 163 में है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राज्य में विधानसभा जो है, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं राज्य में, और सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा के प्रति। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सबको जानते हैं। अच्छा, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने बताया था एक राज्यसभा लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है और एक राष्ट्रपति, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी तो ऐसा होगा भैया, राज्यपाल एक होंगे, ठीक, एक रहेगा विधानसभा, ठीक, विधानसभा, और यहाँ पे क्या आएगा, विधान परिषद। विधान परिषद, विधान परिषद राज्यसभा की तरह है। यहाँ पे भी मेंबर बनने के लिए आपको 30 वर्ष उम्र चाहिए, 6 साल का होता है। यहाँ पर भी मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए, 6 साल का कार्यकाल होता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इलेक्शन होता है, 25 वर्ष चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, 5 साल का कार्यकाल होता है। यहाँ पे भी आपको एमएलए बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए और 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक, हाँ, अब क्या हो गया, तो ये जो है विधान परिषद, इसको एमएलसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलसी केवल और केवल बड़े राज्यों के लिए होता है। भारत में 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे एमएलसी है, ठीक है, अभी 6 ही है, जम्मू कश्मीर तो टूट गया 2019 में, तो अभी भारत में 6 ही राज्य हैं जहाँ पे एमएलसी का इलेक्शन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे कि बिहार है, एक है कर्नाटक, ठीक है, एक है तेलंगाना, एक है आंध्र प्रदेश, एक है तमिलनाडु, और महाराष्ट्र है, गुजरात है, ठीक है, 6 को या 7 को है, एक बार देख लीजिएगा। तो ये क्या है, एमएलसी। एमएलसी केवल बड़े बड़े राज्यों में होता है, छोटे छोटे राज्यों में नहीं है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट, देखिए मैं आपको कोर्ट सिस्टम के बारे में समझा देता हूँ। कोर्ट सिस्टम ना, तो कोर्ट सिस्टम में सबसे नीचे पे आता है सिविल कोर्ट, जिसको हम लोग हिंदी में सत्र न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सत्र न्यायालय। सिविल कोर्ट ये जिला लेवल में होता है, ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कई बार इसको बोलते हैं, ठीक, और इससे भी छोटा आता है जिसको हम लोग अनुमंडल कोर्ट बोलते हैं, वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एक है सत्र न्यायालय, एक है आपका उच्च न्यायालय, जो प्रत्येक राज्य की राजधानी या सबसे बड़े शहर में होता है। जैसे कि झारखंड की राजधानी रांची में उच्च न्यायालय है, और यूपी का कहाँ पे है, यूपी का इलाहाबाद में है, ठीक है, महाराष्ट्र का मुंबई में है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता में है। तो सबसे बड़ा शहर या फिर राजधानी, जैसे कि असम का गुवाहाटी में है, क्योंकि असम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, ठीक है। और एक होता है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, सीजीआई, मतलब सॉरी, इंटरनेशनल कोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, वो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड की राजधानी है हैग, वहीं पे है। तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को हम लोग अभी नहीं जोड़ेंगे। भारत में 3 प्रकार के कोर्ट हैं, ठीक है, ये सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। जब कोई मुद्दा सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय से नहीं मैटर सॉल्व होता है, तब ये सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यह संविधान की रक्षा करता है और न्यायिक निर्णय देता है, ठीक है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद आर्टिकल 124 में किया गया है भारत के संविधान में। अब आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में एक है, कई कई 2 राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों को एक साथ दे देता है। जैसे कि जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, ठीक, वो पश्चिम बंगाल का भी देखता है और आपका अंडमान निकोबार का भी देखता है, ठीक है। तो कई बार 2 को भी जिम्मा दे दिया जाता है एक उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय राज्य स्तर का सर्वोच्च न्यायालय है। यह नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है और निचली अदालत की निगरानी करता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 114 में है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में 1862 में स्थापित हुआ था, अंग्रेज के शासनकाल में। ओके, नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, ठीक, जुडिशियल रिव्यू क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है
जिससे न्यायालय कानून की वैधता की जांच करते हैं। ठीक है। पुनरावलोकन मतलब क्या है? दोबारा, रिव्यू। एक बार देख लिए लेकिन हम दोबारा देखेंगे, रिव्यू करेंगे। तो जुडिशियल रिव्यू इसको बोलते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिससे न्यायपालिका यानी कि जो कोर्ट है कानून की वैधता की दोबारा जांच करती है कि वास्तव में जो डिसीजन दिया गया है वो सच में सही है या गलत है, कहीं गलत डिसीजन तो नहीं हो गया। ठीक है, तो दोबारा जांच करते हैं यह। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो, ठीक है, तो उसे निरस्त किया जा सकता है इसके तहत। और यह शक्ति अनुच्छेद 13 में निहित है। ठीक है, ये एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, याद है ना? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा अधिकार, और छठा क्या है? छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद कर लीजिएगा, पूरा ये कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, केशवानंद भारतीय केस, इसका महत्व भी स्थापित करता है न्यायिक पुनरावलोकन। नेक्स्ट, अगला जाता है न्यायिक सक्रियता क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। देखिए, न्यायिक सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसमें न्यायपालिका यानी कि जो कोर्ट है समाज के हित में सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक, यह विशेष रूप से जनहित याचिका जिसको PIL बोलते हैं, ठीक, के माध्यम से किया जाता है। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में PIL यानी कि जनहित याचिका की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। ठीक, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आज से 50 साल पहले। और न्यायमूर्ति PN भगवती का महत्वपूर्ण है इसमें योगदान, इसको लाने में। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताइए। मान लीजिए संविधान में कुछ कानून को बदलना है या चेंज करना है, तो कैसे होगा भैया बताइए। देखिए, संविधान में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, जिसके द्वारा संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। ठीक है, और अब तक 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। पहले 395 का अनुच्छेद था, अभी कितना हो गया? 470। ठीक, कितना बढ़ गया बताइए? तो 495 हो जाएगा तो हमारा 100 हो जाएगा पूरा पूरी। ठीक, तो लगभग लगभग 80 को, 75 को ना, 75 को संशोधन हो चुका है, लेकिन 75 से ज़्यादा 100 हो चुका है। क्यों? क्योंकि कई बार जो है ना, देखिए अनुच्छेद 51 का क में संशोधन कर दिया, 51 तो है लेकिन उसका क भाग, भाग क, भाग ख। ठीक है, तो कुल मिला के अभी तक 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुका है। संशोधन मतलब सुधार करना। ठीक है, जाति भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित करती है? अब मुद्दा आ गया भारतीय संविधान के मुद्दे, यूनिट 4। तो देखिए, जाति जो है भारतीय समाज का महत्वपूर्ण तत्व है और यह चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज इसका यूज करती हैं। ठीक है, चुनाव, नेतृत्व और नीतियां इससे प्रभावित होती हैं। ठीक, कुछ लोग उच्च जाति के मानते हैं, जैसे कि UR जो कैंडिडेट होते हैं अनरिजर्व, वो अपने आप को उच्च मानते हैं। OBC जो है वो अपने आप को मध्यम मानते हैं। SC और ST जो है अपने आप को नीच मानते हैं। ठीक है, अपने आप को नहीं मानते, समाज उनको ऐसा मानता है। ठीक है, मानता है नहीं, मानता था। तो अभी जो है सब समान है। और पहले आपको मालूम था वर्ण व्यवस्था, आप थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था के बारे में बता दीजिएगा। ब्राह्मण, जिसे बोला जाता था कि ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया है। क्षत्रिय, जिनको बोला जाता था कि ब्रह्मा के भुजाओं से जन्म लिया है। वैश्य, जिनको बोला जाता था कि ब्रह्मा की जंघा से जन्म लिया है। और शूद्र, जिनको बोला जाता था कि ब्रह्मा के पैर से जन्म लिया है। ठीक है, तो ऐसे भी मान्यता है। इसके अलावा धर्म के बारे में, तो ये जो है कई राजनीतिक दल जाति आधारित समर्थन प्राप्त करते हैं और ये वोट बैंक बनाते हैं अपना। तो मंडल आयोग एक रिपोर्ट बनता है 1990 में, इसके बाद इसका प्रभाव जो है और बढ़ जाता है। ठीक, और जाति राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, कई बार कैटेगरी वाइज बंट जाता है कि नहीं, ST SC OBC जनरल, इसमें आपस में लड़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, धर्म। तो धर्म के बारे में क्या ही बोलेंगे, भारत में धर्म के नाम पे ही तो धंधा चलता है बहुत से लोगों को। तो धर्म भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। ठीक है, यह चुनावी राजनीति और सामाजिक मुद्दों को प्रभावित करता है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि भारत में कोई भी राजधर्म नहीं है। भारत का नेशनल रिलीजन कुछ भी नहीं है, भारत का राष्ट्रीय धर्म कुछ भी नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म है इस्लाम। ठीक, अमेरिका में राष्ट्रीय धर्म है क्रिश्चियनिटी। भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, समझ रहे हैं ना? ठीक है,
तो कई बार धार्मिक मुद्दे चुनाव में उठाए जाते हैं, ठीक है, कि आप इस्लाम है तो इसको वोट दीजिएगा, आप हिंदू हैं तो इसको मतलब सनातन है तो इसको वोट दीजिएगा। अच्छा, हिंदू कोई धर्म नहीं है, पहली बात मैं बता दूँ, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, सही बता रहे हैं। देखिए हमारे देश में एक नदी बहती है जिसका नाम था सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे इनको इंदू कहा जाने लगा। यहाँ के जो सभ्यता बस गई इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाने लगा, ठीक है। तो लोगों ने इसी को नाम दे दिया धीरे धीरे इंदू से, ठीक है, हिंदुस्तान बन गया। तो ये जो सिंधु नदी है इसी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था। तो एक्चुअल में फिर धर्म क्या है, धर्म है हमारा सनातन, ठीक है। तो हिंदू नदी के नाम पे रखा गया है, एक नदी के नाम पे, ठीक है। तो हिंदू एक्चुअल में कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म होता है, ठीक है। और विश्व में वर्तमान समय में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, विश्व में सबसे ज़्यादा लोग फॉलो जो अभी कर रहे हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। और सेकंड नंबर पे आता है इस्लाम, थर्ड नंबर पे आता है हिंदुइज्म, ठीक है। चलिए, तो विश्व के अधिकांश देशों में अभी क्रिश्चियनिटी फैला हुआ है। नेक्स्ट, आरक्षण क्या है, तो रिजर्वेशन। सुने होंगे आप आए दिन आपने कि आरक्षण के नाम पे इस जाति ने अपना आरक्षण मांगा, ठीक है। झारखंड में भी कई बार आपने सुने होंगे कि ये पार्टी आपस में लड़ गए आरक्षण के नाम पे, जैसे कि कुर्मी, ठीक, और एसटी के बीच में अक्सर सुने होंगे कि विवाद हो गया, इन लोग अपना आरक्षण मांग रहा है, ठीक है। तो आरक्षण के नाम पे भी भारतीय संविधान को प्रभावित किया जा सकता है, राजनीतिक दल को प्रभावित किया जा सकता है, वोट बैंक का जरिया बनाया जा सकता है। तो इस बात को आम आदमी भूल जाता है, ठीक है। तो आरक्षण सामाजिक न्याय की नीति है जिसके तहत पिछड़े वर्गों और विशेष अवसर, जैसे मान लीजिए कोई जंगल में रहता है, ठीक, एसटी कम्युनिटी का आदमी है, तो वो जंगल में है, पिछड़ा वर्ग है, उसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छा रोड नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं है, तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, यानी कि जो हमारा मेन लाइन है, मुख्य धारा जिसको बोलते हैं, ठीक है, ताकि वह आदमी देश के सभी के साथ बराबर कदम मिला के चल पाए। तो मुख्य धारा में लाने के लिए उसको आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, ताकि वह कदम से कदम मिला के चल पाए। तो ये है आरक्षण का मेन मुद्दा, ठीक है, इसलिए आरक्षण को दिया जाता है। तो आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में है, और मंडल आयोग की सिफारिश 1990 में भी इसके बारे में बहुत बातें की गई हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रवाद क्या होता है, ठीक। क्षेत्रवाद जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनलिज्म। देखिए, किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को आक्रोश आ जाता है कि नहीं हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। जैसे कि पहले सन 2000 से पहले झारखंड और बिहार एक होता था, तो ऐसा माना जाता था कि बिहार का जो उत्तरी भाग है, सॉरी दक्षिणी बिहार है जिसको वर्तमान झारखंड बोलते हैं, बिहार का दक्षिणी भाग, ये यहाँ के लोग बोल रहे थे कि हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो क्षेत्र के लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया और फिर अलग राज्य की मांग की। तो 15 नवंबर 2000 को एक झारखंड नया राज्य बनता है, ठीक। सेम उसी कंडीशन को तेलंगाना में भी रिपीट किया जाता है, ठीक। सेम उसी कंडीशन को छत्तीसगढ़ में भी रिपीट किया जाता है, सेम उसी कंडीशन को उत्तराखंड में भी रिपीट किया जाता है। तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं क्षेत्रवाद के कि क्षेत्रवाद वह भावना है जिससे लोग अपनी क्षेत्र हितों को राष्ट्र हित से अधिक महत्व देते हैं। यह विकास में असमानता और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। फिर वो चाहते हैं कि हमारा एक नया राज्य हो, अलग राज्य हो, ठीक है। भारत में तेलंगाना आंदोलन 2014 में क्षेत्रवाद का उदाहरण है। वाह रे, मैं पढ़ा भी नहीं था, एक्चुअल में सही में एग्जाम्पल दे दिया अच्छा वाला। नेक्स्ट, यह कई बार अलग राज्य की मांग जन्म देती है, ठीक है। क्षेत्रीय राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती है। अगर सब इसी तरह से बांटते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा भारत, ठीक है, छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाएगा। पता चला कि आने वाले समय में भारत में 100 राज्य हो गया ठीक है। तो पढ़ने का तो और भी दिक्कत, याद करने में, लेकिन हमारी क्षेत्रीयता क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा की राजनीति। जब आपको मालूम है हमारे भारत में कौन कौन सी भाषाएं चलती है, तो भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा रॉयल लैंग्वेज है। रॉयल लैंग्वेज दैट मीन्स कि राजकीय भाषा, यानी कि जो हमारा कामकाज होगा वो हिंदी में होगा, साथ में इंग्लिश चलेगा, और ठीक है, क्षेत्रीय भाषा का भी हमारा महत्व रहेगा। तो भारत में 3 लैंग्वेज फार्मूला काम करता है, हम लोग बीएड में पढ़े हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है।
ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है भैया, तो त्रिभाषा सूत्र कहा जाता है हिंदी में। इसके तहत कि भारत के सभी स्कूलों में ये 3 भाषा पढ़ाई जाएंगी, थ्री लैंग्वेज फार्मूला। इसमें एक भाषा रहेगा हिंदी, ठीक, एक भाषा रहेगा इंग्लिश और एक भाषा रहेगा क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज, ठीक। इसके तहत जो छोटे बच्चे होते हैं 1 to 5 उसको उसकी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा, ठीक। फिर थोड़ा सा बड़ा होगा तो बच्चे को हिंदी में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि 6 to 8, और 9 से 12 के बीच में उसको इंग्लिश का भी नॉलेज देना शुरू किया जाएगा, 9 से 12, ठीक है, और फिर आगे तक। तो ये 3 भाषा फार्मूला चलता है। या फिर 1 to 5 आपको क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना है, हिंदी और इंग्लिश क्लास 6 से भी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर 1 to 5 से भी शुरू कर सकते हैं, बस क्षेत्रीय भाषा आपको फॉलो करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत ये आपका त्रिभाषा सूत्र दिया गया। अब भारत में जो है भाषा कई राज्य हैं यहाँ पे, और हर एक राज्य का अपना अपना भाषा है। इवन हमारे झारखंड में TRL, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, TRL मतलब होता है ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग, ठीक है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में TRL डिपार्टमेंट है। इसके तहत 9 भाषाएं हैं, ठीक। कौन कौन, तो इसके तहत आता है आपका संथाली, कुरमाली, खोरठा, बांग्ला, उड़िया, ठीक, कुड़ुक, मुंडारी, हो, पंच परगनिया, खड़िया, और क्या क्या है, तो 9 को आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये 9 भाषाओं को TRL कहा जाता है। तो सोचिए कि भारत में कितनी भाषाएं हैं। इन सब भाषाओं को अगर रखा जाए किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा, तो फिर तो भाषा वाले बोलेंगे कि नहीं हम लोग तो अलग देश बनाएंगे तब, ठीक है। ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि भाषा आदमी को एकता में बांध के रखता है, अपनत्व का भाव आता है एक भाषा बोलने से। तो भाषा की राजनीति भी भारत में महत्वपूर्ण मुद्दा है। भाषाई पहचान के आधार पर कई आंदोलन हुए हैं, तो इसलिए भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। देखिए, और राज्यों में भी भाषा के आधार पे अलग अलग हुआ है। सबसे पहले 1956 में भाषाई पुनर्गठन के तहत तेलुगु भाषा के आधार पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश का अलग हुआ। तेलुगु तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का अलग होता है सबसे पहली बार पूरे भारत में, ठीक है, भाषा के आधार पे। क्योंकि तेलुगु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, ठीक, और तमिलनाडु वाले तमिल बोलते थे, तो फिर अलग हो गए, सेपरेट हो गए। कर्नाटक वाले कन्नड़ बोलते थे, उड़ीसा वाले उड़िया बोलते हैं, ठीक है। केरल जाइएगा तो वहाँ पे मलयालम बोलते हैं। तो हर एक राज्य का अपना अपना भाषा है। इसलिए कि भारत को अगर एकता के सूत्र में बांधना है तो ये त्रिभाषा सूत्र आपको फॉलो करना चाहिए, जिसमें कि रीजनल लैंग्वेज आप बोलिए, हिंदी भी बोलिए और इंग्लिश भी बोलिए, ठीक है। एटलीस्ट 2 भाषा तो आना ही चाहिए सबको, ठीक है। चलिए, तो ये त्रिभाषा सूत्र है। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सेकेंड नंबर पर आ जाता है बंगाली, थर्ड नंबर पर आ जाता है आपका मराठी, फोर्थ नंबर पर आ जाता है तमिल, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, तेलुगु। फिर आ जाता है गुजराती, बहुत सारा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, नक्सलवाद क्या है। नक्सलाइट तो आपको मालूम है झारखंड इज ए नक्सलाइट स्टेट, ठीक है। और नारा क्या है, लाल सलाम, ठीक है। चलिए, तो झारखंड के 24 में से 23 जिले जो है नक्सलाइट प्रभावित हैं। क्या बात करते हैं सच में। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जिला है वो है आपका पश्चिमी सिंहभूम, जिला मुख्यालय चाईबासा, और लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया, ठीक है, गिरिडीह हो गया, और क्या है, मतलब बहुत सारे हैं, मैं नाम अभी एक एक करके काउंट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो नक्सलाइट इफेक्टेड था, इवन बोकारो भी है, धनबाद भी है, ठीक है, और भी है, बहुत सारा है। चलिए, तो नक्सलाइट क्या है, नक्सलवाद एक उग्रवादी आंदोलन है। जैसे बिरसा मुंडा उस ज़माने में बोलिएगा तो एक नक्सलवाद नक्सलाइट है, आज के ज़माने में इन लोग नक्सलाइट घोषित कर देता है। भगत सिंह नक्सलाइट। नक्सलाइट का मतलब क्या है, हम अपनी जो हमारा अधिकार है वो हम अधिकार अगर क्रांतिकारी के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे तो हमें नक्सलाइट घोषित कर दिया जाएगा। आपको अपना अधिकार है तो शांति रूप से अधिकार मांगिए, अदरवाइज यू डिक्लेयर्ड एज अ नक्सलाइड, ओके। तो यही नक्सलाइड। नक्सलाइड कोई दुश्मन नहीं है। नक्सलवाद एक उग्रवादी आंदोलन है जो सामाजिक और आर्थिक समानता के खिलाफ शुरू होता है। मान लीजिए आपको कहीं पे भ्रष्टाचार होता है, आप अपने खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ठीक, तो आवाज़ उठाएंगे आराम से तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे आप धमकी देना शुरू करेंगे तो आपको नक्सलाइट माना जाएगा। नक्सलाइट वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यदि आप अपने हक को आंदोलन की तरह क्रांतिकारी रूप में
मांगते हैं अपना हक गवर्नमेंट से या फिर किसी संस्था से, तो नक्सलवाद कहलाते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत 1967 में नक्सलबाड़ी, ठीक है, क्या मजूमदार है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, ठीक है, वो शुरू किए थे। ठीक, मजूमदार पश्चिम बंगाल के थे। तो यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ और पूरे झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ये 3 राज्य हैं। ठीक है, नक्सलाइट से इफेक्टेड सबसे ज़्यादा 3 राज्य हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये छत्तीसगढ़। ठीक है, नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। ठीक है, भारतीय संविधान का मूल ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो मूल ढांचा संविधान के उन मूल सिद्धांतों को दर्शाता है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ठीक है, देखिए मज़ा आ गया होगा आपको, इतना क्लास लिए 50 मिनट का, अब मैं भी थक गया हूँ। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताना है, तो मैं सब कुछ बता दिया हूँ, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। नेक्स्ट, अगला जाता है भारतीय संविधान में संशोधन किस तरह से होता है, ये पूछा गया है। ठीक, तो देखिए भारतीय संविधान में बहुपद जो है, संविधान में संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण जनरल अमेंडमेंट, एक होता है स्पेशल अमेंडमेंट, एक होता है विशेष राज्य की स्वीकृति के आधार पर। तो अनुच्छेद 368 के तहत राज्य में संविधान में जो है ये किया जाता है संशोधन। बाकी पढ़ लीजिएगा यार, मैं थक गया हूँ। ये सारा का सारा PDF मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन आएगा भारतीय राजनीति में प्रमुख समस्या क्या है, तो जातिवाद, धर्म क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, नक्सलवाद। ठीक है, अब यहाँ पे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया, और ये सब 15 मार्क्स का है। तो 15 मार्क्स के लिए आपको अच्छा खासा लिखना होगा। ठीक है, मतलब 2 खड़ा पन्ना मतलब 4 पेज। मैंने यहाँ पे टू द पॉइंट में लिखे हैं, आप इसको जोड़ जोड़ के और लंबा कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा क्या है, ये बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विस्तृत वर्णन करें। ओके, नेक्स्ट, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तृत वर्णन करें। एक एक करके यहाँ पे पूरा विस्तार से बताया गया है। ठीक, तो आपको आराम से पढ़ लेना है। फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे, पहले प्रश्न दे दिए हैं, इतना सारा प्रश्न आप कर पाएंगे तब तो चलिए छोड़िए, यहाँ पे मैं जो करवा दे रहा हूँ वो कर लीजिए, टाइम मिलेगा तो फिर उस सबको कर लीजिएगा। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अंतर स्पष्ट करें। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। उसी तरह से एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर आएगा। एक मिनट, केंद्रीय और राज्य कार्यपालिका बीच में क्या क्या समानता है। देखिए जो सरकार होती है इसको 3 भागों में बांटा गया है, आपको मालूम होना चाहिए एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। सरकार को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका, एक होता है विधायिका। ठीक है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में क्या क्या अंतर है ये बताना है। फिर यहाँ पे यूनिट 3 के क्वेश्चन है, आप इतना क्वेश्चन करिएगा तो काफ़ी है, बट इम्पोर्टेंट को मैं करवा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की संरचना और क्या क्या काम है ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट, अगला जाता है उच्च न्यायालय की संरचना एवं कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन या अवधारणा का विस्तार से बताइए। न्यायिक सक्रियता का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसका विस्तार से बताइए। फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका क्या है। एक जाति के क्वेश्चन, एक धर्म का क्वेश्चन। ठीक, भारतीय राजनीति पर धर्म का प्रभाव बताना है, और क्षेत्रवाद के बारे में, और एक नक्सलाइट के बारे में। ठीक है, क्षेत्रवाद, फिर आरक्षण का नीति और नक्सलवाद, खत्म आपका टॉपिक पूरा का पूरा। और ये सारा PDF आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ ऐप को इंस्टॉल करने का। सो दिस इज आवर ऐप ज्ञान सागर, एंड ये आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसको इंस्टॉल कीजिएगा। इस तरह से आएगा, जोहार पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा। उसके बाद ऐप आपका यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ये ऐप प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, और लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे फ़ोन नंबर और नाम डालिएगा, अपना नाम, फ़ोन नंबर। क्रिएट एन अकाउंट पे फिर से क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से OTP आएगा, OTP डालिएगा, ऐप खुल जाएगा इस तरह से। अब आना है आपको यहाँ पे ऑल कोर्स में। ठीक, ऑल कोर्स में आइए, फिर यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स ले लीजिएगा, 60 रुपये लगेगा। सभी सेमेस्टर फ्री हो जाएंगे, 8 सेमेस्टर इसी में। ठीक है, 8 सेमेस्टर के हर एक पेपर फ्री हो जाएगा, और सेक पेपर का PYQ के साथ दिया गया है
ऑब्जेक्टिव, ये क्या बोलते हैं, इमेज बना बना के, फ़ोटो वगैरह सब कुछ। फिर आप सेमेस्टर 3 में जाइए, 4 में देखना है, जो भी देखना है देखिए। 4 साल तक ये आपका फ्री हो गया सिर्फ 60 रुपया में। ठीक है, चलिए, तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ऐप और वीडियोस दोनों। ऐप में आपको 4 साल का पूरा PDF मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय, जोहार।